बहुत बहुत जनसुलभ पुस्तकालय और हमारे साथी मित्र, हमारे छोटे भाई अर्पण कुमार की बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और इस बात के लिए मुझे आज बहुत बहुत आनंद है कि बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आप लोगों ने मेरी औपन्यासिक यात्रा के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, जिसमें मेरी कुछ पहले भी मेरा कुछ हो चुका है। जैसे सबसे पहला उपन्यास फागुन के बाद हुआ, फिर मेरा दूसरा उपन्यास सीमांत कथा हुआ, तीसरा रत्नारे नैन, चौथा पानी पर लकीर। अब अभी मैं जिस उपन्यास की चर्चा करने वाली हूँ वो है सिरजनहार। अब यहाँ से मैं एक तरह से ऐतिहासिक उपन्यास की यात्रा शुरू कर रही हूँ। इससे पहले ज़्यादातर मेरा सामाजिक उपन्यास ही था। ये पहला है जो ऐतिहासिक उपन्यास है। ये सिरजनहार विद्यापति की जीवनी है। कवि विद्यापति जो 13वीं शताब्दी के संधिकाल के हैं, उस समय उनका आविर्भाव हुआ था, और उन्हीं की जीवनी है सिरजनहार। सिरजनहार इसलिए कि विद्यापति को हम सृजनहार के रूप में ही जानते हैं, नहीं तो विद्यापति को हम किस लिए जानते हैं। एक पंडित, एक राजनयिक को जानने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक कवि, लेखक, युग दृष्टा, एक तरह से भाषा निर्माता, युग को बदल देने वाला जो व्यक्ति था वो विद्यापति था। इसीलिए हम विद्यापति को जानते हैं, और उनको जो जानते हैं तो उसी दृष्टि से हम विद्यापति की जीवनी लेकर के उपस्थित हुए। अब ये जो विद्यापति की जीवनी है सिरजनहार, उसको मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। यही है, यद्यपि वहाँ आपको उल्टा दिखता है, लेकिन यही पुस्तक है, और ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। जिस समय रविंद्र कालिया जी थे, उस समय भारतीय ज्ञानपीठ में एक योजना चल रही थी, अभी चल रही होगी नहीं मुझे मालूम, कि उन लोग वजीफा देके, मतलब फेलोशिप देके कुछ लिखवाते थे। तो उनकी इच्छा थी, आमतौर पे जीवनी उन्होंने इस तरह से बहुत सारी लिखवाई, तो उनकी इच्छा थी कि मैं विद्यापति का पर जीवनी लिखूं, उनकी जीवनी। इसके लिए मुझे थोड़ा साहस करना पड़ा, क्योंकि जीवनी लिखना वही विद्यापति पर आसान नहीं था। मैं मुख्यतः इतिहास की छात्रा, इतिहास की टीचर, प्रोफेसर रह चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये विचारने का विषय था। मैं ऐसे ही कुछ नहीं लिख देती, क्योंकि वो कालखंड एक अजीब कालखंड था, जो पहले से अनेक प्रकार के राज्य चल रहे थे, उनका खात्मा हो चुका था, और उस समय जो एक मजबूत राज्य गजनी और गोरी लोगों ने कोशिश की जमाने की, जमाया भी, वो भी 200 साल से चल रहा था लगभग। वो जो 200 साल से वो राज चल रहा था, तो उसका भी ये बहुत ही संक्रमण का काल था। जब विद्यापति हुए थे, और वो जिस मिथिला राज्य के राजनयिक थे, या राज पंडित थे, या कहिए सांधि विग्रहिक थे, उस राज्य में, वो तो एक छोटा सा राज्य था, लेकिन जिसके अंतर्गत था, मतलब दिल्ली के अंतर्गत था, वो दिल्ली ही डामाडोल थी। तो वो जो उसको डार्क एज कहते हैं इतिहास की दृष्टि से, मतलब वहाँ कोई स्थायी सम्राट नहीं थे, सुल्तान नहीं थे तो, लेकिन स्थायी बहुत नहीं थे। इसीलिए उनके विषय में हम यही जानते हैं, दरवाज़ा सटा देना, विषय में हम यही जानते हैं कि वो समय
कोई बहुत अच्छा समय नहीं था, ऐसे समय में विद्यापति का आविर्भाव हुआ था। विद्यापति की विशेषता मेरी दृष्टि में सबसे अधिक यही थी कि उन्होंने सहज सुलभ कर दिया मैथिली भाषा को। मैथिली भाषा जो उत्तर भारत के जो बनती हुई हिंदी भाषा थी, उसकी जो आधार उसका आधार जो तैयार हुआ, उसकी आधार भूमि जो निर्मित हुई, उसमें सबसे पहली भाषा मैथिली ही आई भाषा के रूप में। फिर उसके बाद अवधी, ब्रज भाषा और अवधी आई, और छोटी बड़ी बहुत सारी भाषाएं आई। मैथिली भाषा खुद ही बनने के क्रम में थी, क्योंकि संस्कृत, अवहट्ट, अपभ्रंश वगैरह से मिलके ये भाषा हुई। तो इस तरह से मैथिली जो भाषा है हमारी, उसके प्रचारक थे विद्यापति। ऐसा नहीं कि वो भाषा थी नहीं, उनके पहले बड़े विख्यात कवि थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उन्होंने उस भाषा में लिखा है, काम किया है उस विषय भाषा पर। ऐसा काम विद्यापति ने भी किया है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो काम है वो एक नाटक है बहुत विख्यात उनका, वर्ण रत्नाकर। तो इन सब नाटक, धूर्त समागम, इन नाटकों में, ये विद्यापति के नाटकों में भी ये बात है जिसकी चर्चा हम इस उपन्यास में कर चुके हैं कि उससे आपको उस समय की सामाजिक स्थिति का भी पता चलेगा कि जो पंडित होते थे वो संस्कृत में बोलते थे, और जो दूसरे लोग थे, काम करने वाले लोग और समाज के लोग, वो अवहट्ट, अपभ्रंश जैसी भाषा में बोलते थे। इसी तरह स्त्रियां अवहट्ट, अपभ्रंश जैसी भाषा में बोलती थी। सामाजिक स्थिति से तो ये जरूर पता चलती है कि स्त्रियां और काम करने वाले लोग संस्कृत नहीं जानते थे या नहीं पढ़ते थे। जानते तो थे, क्योंकि वो जो आदेश तो उसी में लेते थे, पढ़ते नहीं थे। तो जब वो नहीं पढ़ रहे थे तो उस समय आपको वहाँ के उस समय की सामाजिक स्थिति पता रहेगी, चलेगी। और विद्यापति ने उसको जिद करके संस्कृत को छोड़ के उन्होंने मैथिली भाषा में, जिसको थोड़ा सा उनका अपभ्रंश और अवहट्ट में है, कीर्ति पताका वगैरह अवहट्ट में ही है लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पद लिखे, जो पद गायन किए, ये सब मैथिली भाषा में उन्होंने किया, और जो सबसे अधिक प्रचलित है। यद्यपि विद्यापति ने बहुत सारी ज्ञानवर्धक किताबें लिखी हैं, और पुरुष परीक्षा नामक एक उपन्यास, कथा संग्रह टाइप का लिखा है जो संस्कृत में है। तो संस्कृत में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, जो नियम कानून, गंगा भक्ति तरंगिनी, गया पत्तलक वगैरह वगैरह जो उन्होंने लिखा है। लिखनावली शायद अवहट्ट में है। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं, इन सब को लिखने के बाद उनकी प्रचलित किस बात में है विद्यापति के विषय में, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम से पूर्व, हर कोई विद्यापति को जानते हैं लोग, मगर जानते हैं विद्यापति, भक्त विद्यापति, कवि विद्यापति को। विद्यापति लेखक हैं, विद्यापति राजनयिक हैं, इस सब की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। तो जब मैं जीवनी लिख रही थी तो मुझे तो ये सब कुछ लिखना था कि विद्यापति क्या थे, क्या कर रहे थे। तो इसके लिए मुझे बहुत गहन अध्ययन करना पड़ा क्योंकि उस समय का कालखंड कैसा था, जिसने विद्यापति पर कितना प्रभाव डाला था। विद्यापति ने किसी विषय को नहीं छोड़ा। जैसे कविता ही लिख रहे थे तो उन्होंने वीर रस की भी कविता, श्रृंगार की कविताएं उनकी हैं, ये तो सब जानता है लेकिन और भक्ति की भी हैं। शिव जी की जो कविताएं हैं, नचारी और शिव जी का जितना भी है वो सब कुछ शिव जी की कविताएं उन्होंने लिखी हैं, वो भक्ति की रचना है।
और राधा कृष्ण वाली जो है श्रृंगारिक रचना है। तो ये सारी चीज़ें जो विद्यापति ने लिखी, उसके अलावे उन्होंने बहुत कुछ लिखा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को उसकी चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं, चर्चा नहीं करते। पहली बात ये कि ये ऐसा क्यों किया उन्होंने, कि इस भाषा को उन्होंने उसका उत्थान किया, एक शुरुआत की। तो कोई ना कोई तो भाषा की शुरुआत करने वाला और उसका उत्थान करने वाला होता है। आगे आगे जब विद्यापति हुए तो पीछे पीछे बहुत लोगों को ये सहज लगा कि इस भाषा में लिखना चाहिए, और इस भाषा में लोग खास करके कविता काव्य लिखने लगे, भजन गाने लगे, और तब एक एक रूपता हो गई। मतलब समाज में संस्कृत का स्थान ऐसे ही छोटा हो रहा था कि जो विद्वान है बस वही संस्कृत बोल पाएंगे। तो अब संस्कृत का स्थान छोटा हो रहा था, तो ये स्थान जो मैथिली ने जो स्थान लिया, तो एक तरह से पूरे मिथिला भूमि और पूरे इलाके में जो मैथिली का बहुत बड़ा इलाका था, बाद में वो बंटवारा हो करके अनेक तरह की भाषाओं की चर्चाएं होने लग गई, लेकिन था मैथिली पूरा उत्तर बिहार और थोड़ा पूर्वी और दक्षिणी भी भाग था। तो इस इतनी सारे लोग, मैथिली भाषा ही संपर्क भाषा उनकी थी, जैसे आज हिंदी भाषा संपर्क भाषा है। ये मेरे अपने दिमाग में है, और भाषाओं का विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विद्यापति ने मैथिली को ऐसा बनाया कि उस समय तक उनकी भाषा में अनेक फारसी शब्द हैं, और अनेक जो बाद में उर्दू बनने लग गया था, तो उर्दू शब्द भी उनमें आप देख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने मैथिली भाषा का एक तरह से निर्माण किया, ये बहुत बड़ी बात है। राजनयिक थे, और राजनयिक होने के क्रम में उन्होंने दिल्ली की यात्राएं 2 बार की, अलग अलग समय पर। तो एक बार जब गए थे शुरुआती दौर में, तो उन्होंने वहाँ से आके भू परिक्रमा नाम की पुस्तक लिखी जो संस्कृत में थी, और भू परिक्रमा एक तरह से ट्रेवलॉग है, यात्रा विवरण है। अब वो इतना बढ़िया यात्रा विवरण है, उस समय उन्होंने लिखा कि जो गए यहाँ से और दिल्ली तक, तो उन्होंने क्या क्या देखा। उस समय तुगलक जो थे, गयासुद्दीन तुगलक, वो चले गए थे किसी युद्ध लड़ने के लिए। तो जो जिन महाराज साहब के साथ गए थे, देव सिंह के साथ, महाराज साहब को प्रतीक्षा करने के लिए एक महल में ठहराया गया, और ये और इनके मित्र जो बाद में महाराज हुए शिव सिंह, वो दोनों घूमने फिरने निकल गए वृंदावन की ओर। तो ये सारा वर्णन, वृंदावन का भी वर्णन उन्होंने किया है कि उसमें कितना पेड़ है, कैसा जंगल है, कैसे लोग हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, क्योंकि तब तक भक्ति का वहाँ पर बोलबाला हो चुका था। तो विद्यापति ने किताब जो लिखी है, बहुत सारी जो उनका लिखा हुआ है, उसमें समझिए कि यात्रा विवरण है, कथाएं हैं। कथाओं का तारतम्य ऐसा है कि आपको औपन्यासिक लगेगा। उस समय तो उपन्यास लिखने की कोई कंसेप्ट नहीं था लेकिन विद्यापति हमारे समय में सिर्फ कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहती थी कि जो सृजनहार पढ़ेगा वो जाने कि वो सिर्फ कवि नहीं थे जिसके लिए वे जाने जाते हैं। जानता उनको हर कोई है, कहीं के नृत्य हो रहा है वहाँ के लोग, कहीं गायन हो रहा है वहाँ के लोग, कोई ऐसा कलाकार नहीं है और संस्कृति कर्मी नहीं है जो विद्यापति को नहीं जानता है। लेकिन विद्यापति के विषय में अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने गहरे और कितने ऊंचे थे। दूसरा, मुझे लिखने के समय ये भी लगा कि उस समय की स्थिति कैसी थी देश की। सूबों में बटा हुआ था, ठीक है, एक सुल्तान था, तुगलक था, और सूबों में बटा हुआ था। सूबों में जो बटा हुआ था, तो
समझिए जो राष्ट्र की बागडोर किसी एक के हाथ में थी, मगर वो कमज़ोर थी। अब जब तक जो उस सूबे में सूबेदार लोग थे, वो लोग जब तक कोई न कोई हंगामा कर देते थे, और वो चाहते थे कि किसी तरह ये जो है सो हम ही हो जाए सुल्तान। ये हालांकि हुआ नहीं कभी, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता था। उसमें होता ये था कि अगर मान लीजिए एक स्थान का सुल्तान ने किसी को सूबेदार बना दिया, और सूबेदार के अंडर में कोई है, तो अब जो कोई है उससे सूबेदार का कभी नहीं बनता था, और झगड़ा लड़ाई झंझट चलता ही रहता था हरदम। तो इस सब झंझट के समय में एक छोटे से राज्य, मिथिला राज्य, जिसको कि लड़ने भिड़ने का कोई शौक नहीं था, ऐसे मिथिला राज्य को बचाए रखना सांधी विग्रहिक विद्यापति का काम था। ऐसे में विद्यापति का चरित्र था, उनका जो व्यक्तित्व और चरित्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजा को आप किस प्रकार से सक्षम रखें। और कई दांत के बीच में वो फंसे हुए हैं, सूबेदार के दांत के बीच में, सम्राट के, सुल्तान शहंशाह के दांत में, तो उसको किस तरह से संभाल के रखें, इसकी भी ज़रूरत थी। उसी सिलसिले में राजा कीर्ति सिंह जब थे, उनके युद्ध, उनके जीतने और सूबेदार से झंझट सुलझाने की कथा पर उन्होंने कीर्ति पताका लिखी, और फिर भी वो सूबेदार से मिलने गए जो जौनपुर में जौनपुर में गए, और उनको बताया कि भाई इस तरह का आपके हमारे आजू बाजू से दूसरे सूबेदार तंग करते हैं। ये सब विद्यापति अगर नहीं जाते तो किसी राजाओं से ये नहीं होता। तो विद्यापति राज सिंहासन पर नहीं बैठ के भी राज्य सिंहासन के लिए काम करते रहते थे। ये सब चीज़ हमको पढ़ना पड़ा, क्योंकि आप जिस स्थान के हैं वो भी इतने अनजाने हैं कि उनको ये पता नहीं है, या पता करना चाहते नहीं हैं, उतना पढ़ना नहीं चाहते कि उनको ये पता चले कि हाँ भाई हमारे यहाँ क्या है, कैसी स्थिति है और क्या था। आप अभी भी पूछिएगा तो विद्यापति का मतलब, विद्यापति का कोई गीत हमारे मिथिला में भी आप जाएंगे तो जिसमें भले ही विद्यापति गाओ ऐसा रहेगा, तो उसके अलावा स्त्री पुरुष किसी को बहुत उनके विषय में नहीं जानकारी। अब तो इधर हमको लग रहा है कि कम से कम 50, 60 या 70 साल से विद्यापति पर्व समारोह मनाया जाता है। विद्यापति के ब्याज से बहुत कुछ होता है, लेकिन विद्यापति के विषय में सचमुच में नहीं पता है किसी को। बहुत सारे नाटक विद्यापति के ऊपर हुए हैं, कुछ जीवनियाँ भी लिखी हैं। जीवनी भी मैं पहली ना तो मैथिली ना हिंदी में लिखने वाली हूँ। ये मेरी किताब हिंदी में है, लेकिन हिंदी में भी दूसरे लोगों ने लिखा है, बंगला में लिखा है, असमी में है। और जब ये उपन्यास लिख के समाप्त कर चुकी थी, तब एक उड़िया प्रोफेसर विनय राजाराम जो भोपाल में मुझसे मिले थे, उन्होंने कुछ उड़िया कहानियाँ मुझे सुनाई विद्यापति की, जो मुझे नहीं पता था। तो अब समझिए कि उड़ीसा में भी होगा ही, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर है और विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, तो उड़ीसा से उनका संबंध गहरा होगा। तो इस तरह से उनके विषय में, लेकिन हर जगह यही चर्चा है कि विद्यापति कवि थे, कवि के रूप में उनको लोग जानता था, किसी और रूप में नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि विद्यापति पर अगर हम पढ़ें, पूरी तरह पढ़ें, तो कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो आप मिथिला के संबंध में जानेंगे, उसके बाद भारत के संबंध में जानेंगे। और भारतीय समय में विद्यापति ने जो कुछ किया वो बहुत बड़ी बात थी।
तो इसीलिए मैंने विद्यापति पर जब लिखना शुरू किया या स्वीकार किया तो मुझे 2-3 साल उनके लिए और उनके ऊपर बहुत कुछ पढ़ना और लिखना पड़ा। वो समय ऐसा था जो जब भी कहीं भी कोई अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता था, ऐसे समय में एक अत्यंत छोटे से सीधे साधे राज्य के राजा के राजनयिक जितना कर सकते थे उतना इन्होंने किया। लेकिन उसके अतिरिक्त विद्यापति का लेखन, विद्यापति समाज सुधार की चेष्टा करते थे, जिस पर उनके राजा ने भी कहा कि मैं एक बहुत ही छोटा राजा हूँ, मैं अगर कोई सुधार कार्य करना भी चाहूँ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बात कौन सुनेगा। हम अगर नियमन ही दे दें कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो हमारी बात मिथिला छोड़कर और कौन सुनेगा। सिर्फ मिथिला में अगर हम कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो और जगह नहीं। लेकिन यदि आप वो समय जो था, 2 तरह का समय था। एक ये था कि आपको अपना धर्म, अपनी जातीय अस्मिता बचानी है। तो आपको अगर धर्म और जातीय अस्मिता बचानी है तो सिर्फ मिथिला के लोग कोई फतवा जारी कर देंगे, उससे पूरे भारत के लोग तो नहीं जानेंगे ना। तो जब पूरे भारत के लोग उस फतवा पर नहीं अमल करेंगे तो एक मिथिला का अगर कोई कुछ कहेगा कि नहीं भाई ब्राह्मणों में ऐसे नहीं होना चाहिए, क्षत्रियों में ऐसे नहीं, शूद्रों में ऐसे नहीं, वैश्य, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये इनके राजा कहते थे, विद्यापति ये समझते थे। लेकिन फिर भी उनकी ये चिंता रहती थी, क्योंकि उस चिंता को उन्होंने लोक गीतों में व्यक्त किया है हमेशा। ये उनकी विद्यापति। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, पढ़ी। तो मैंने जब उपन्यास लिखना शुरू किया तो विद्यापति के जन्म से लेके विद्यापति के निधन तक का मैंने लिखा है। शायद जन्म से निधन तक का, अर्थात पूरे जीवन का लेखा जोखा सब बहुत लोगों ने नहीं किया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विद्यापति जो थे, कोई भी कवि और लेखक जब होगा कोई भी, तो वो अपने समय से आगे होता है, क्योंकि वो युग दृष्टा होता है। अगर कवि लेखक है सचमुच में तो वो युग दृष्टा होता है। दूसरी बात ये है कि वो संवेदना से ही उद्वेलित होकर लेखन करेगा, वरना क्यों करेगा। और ऐसे ही प्रवचन करेगा, उपाध्याय महामहोपाध्याय होगा। लेकिन जो कवि होगा और लेखक होगा तो कवि कर्म संवेदना से ही उपजने वाला विषय है। और उसके साथ वो राजनयिक थे, तो वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं को समझते थे। राजनयिक होने का एक और लाभ था कि कवि की तरह पालथी मार के एक जगह नहीं बैठे थे या तीर्थ करने मात्र नहीं जाते थे। वो तो राजाओं की समस्या सुलझाने के लिए जाते थे बाहर। तो ऐसे जो बाहर कवि जाते थे तो वो तो उनको कोई चीज़ उनसे बाकी नहीं था, छूटा हुआ नहीं था, मालूम था उनको सब कुछ। और उस समय वो कैसा समय था, ऐसा समय था जब आपके यहाँ जो एक सनातन धर्म था, उस धर्म से कई संप्रदाय निकल चुके थे, अर्थात बौद्ध था, जैन था, और भी जो आजू बाजू से आए थे वो थे। और मुझे लगता है कि उसके पहले ही शैव और वैष्णवों का जो झंझट था वो समाप्त हो चुका था और दोनों में एका हो गया था। यहाँ तक कि आज शंकराचार्य जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो न सिर्फ शैव और वैष्णव को बल्कि बौद्धों को भी उन्होंने एक करने के लिए, मैं ये समझती हूँ कि अपने अपने समय की, अपने अपने काल की परिस्थिति होती है जहाँ पर आपको एक करना है कि अलग करना है। आपके यहाँ राजतंत्र था और वो एक करना चाहता था, ऐसा एक कोई साधु सन्यासी था जिसने ये खूनी झगड़ों को
शैव और वैष्णवों के त्रिशूल और तीर धनुष के खूनी झगड़ों को समाप्त करके एक कर दिया था। उसके बाद बौद्ध जो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और बढ़ के बहुत स्थान पर उन्होंने राज्य स्थापित कर दिया था, उनको भी अब ये जो है ये एक नितांत ये धार्मिक नहीं, एक तरह से राजनीतिक तरीका था कि उन्होंने गौतम बुद्ध को भी नवे अवतार के रूप में स्वीकार करा दिया था, जो आज तक वो हैं। ये सब कुछ हो चुका था, फिर भी समाज में जो दुराव था वो समाज धीरे धीरे रूढ़ हो चुका था। इस समय तक आते आते, विद्यापति के समय तक आते आते, वो विद्यापति का समय कोई आज से अलग का समाज नहीं था, यही समाज था जो अभी है। रूढ़ हो चुका समाज, किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाने वाला समाज, तो ऐसा समाज हो चुका था विद्यापति के समय में। और उस समय विद्यापति ने कैसे अपने जीवन का 107 साल गुजारा, इसकी कहानी मुझे लिखनी थी, जिसमें सिर्फ विद्यापति नहीं थे, सिर्फ मिथिला नहीं थी, उसमें मिथिला के आजू बाजू के भी लोग थे। उस समय यहाँ से दिल्ली जाने के क्रम में, मिथिला से जौनपुर जाने के क्रम में विद्यापति और उस कालखंड के जितने लोग थे, जितनी जातियाँ थीं, जितना व्यवहार था, इसकी चर्चा विद्यापति अपने साहित्य में कर चुके थे। तो साहित्य में जो वो कर चुके थे, आप कोई उनकी लिखे हुए साहित्य की चर्चा हम आज करेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको नहीं देखना होगा, उसको देखना होगा 13वीं और 14वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में। यदि आज हम विद्यापति के विषय में कहेंगे कि उन्होंने लिखा है कि जौनपुर का बाजार बहुत चमकदार और खूबसूरत था, वहाँ जो पीतल के बर्तन बनते थे और बर्तन जो वहाँ रखे हुए थे, न्यू चैनल से आए हैं, कोई मिलने आपसे? कौन? न्यू चैनल से। तो हम नहीं बात करेंगे अभी। तो वो उन्होंने हमेशा ये किया कि जो कुछ वहाँ हो रहा था वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देख रहे हैं हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसके ऊपर कई जानवरों को वध करके, जानवरों को वध करके वो किसी के ऊपर में डाल देते हैं। जो नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, मतलब वो शाकाहारी है, उसके ऊपर आप काट के उसका चमड़ा ला देते हैं। उसका ये विद्यापति ने कीर्ति पताका में लिखा है, जो उन्होंने जौनपुर में देखा 13वीं 14वीं शताब्दी में। अब आप बताइए कि उस समय की बात आज के लिए वो सच नहीं है, ये उस समय का सच है। इस बात पर इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके कहे का आप आज इतिहास लिख सकते हैं, लेकिन ये सब कहीं किसी इतिहास में दर्ज नहीं है। उनके साहित्य की भी चर्चा अगर होती तो सिर्फ गीत संगीत की चर्चा होती है, उनके पूरे साहित्य की चर्चा नहीं होती। लेकिन मैंने अपने सिरजनहार में उसको छेपक रूप में दिया है। उससे हमको और कुछ नहीं करना है सिवाय ये बताना है कि उन्होंने लिखा क्या है, उस समय कौन कौन लोग थे, कैसे थे। उसके साथ साथ जो बादशाह थे, गयासुद्दीन भी कुछ समय थे, फिरोज शाह भी थे, क्योंकि वो लोग अल्पकालीन थे राजा वगैरह, और विद्यापति दीर्घायु थे, तो उनके सामने में सब थे। तो किस प्रकार कहाँ आए, वो कैसे बैठे, क्या व्यवहार किया, इस सब की चर्चा है। उनके क्रेज की भी चर्चा की। जब राजा शिव सिंह को वो गए थे दिल्ली दरबार से उनसे क्षमा करवाने, उनसे छुड़ा के लाने, तो उस वक्त भी विद्यापति साहसपूर्वक वहाँ गए, जैसा कवि होता है। कवि की तरह उन्होंने साहसपूर्वक जाके डट के उनका सामना किया और कहा कि ठीक है, कर देना है तो देंगे, बल्कि कर माफ भी करवा के ले आए उनसे।
तो ये सारी चीज़ें जो विद्यापति ने की, इस सब दिमाग में मेरे आया और उसको किस तरह मैं पेश करूं ताकि आप उस समय की जो भयानक स्थिति थी उसको भी आप देखेंगे। उस समय जो भी भयानकता थी उसमें हम लोगों का, आपका, किसी का कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो थी। तो वह उस स्थिति को भी हम आपके सामने लाएं और विद्यापति का जीवन भी आपके सामने लाएं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ गीत नहीं लिखे, ललित गीत, उन्होंने सब कुछ लिखा। इसीलिए मैं आपके सामने लेकर इस उपन्यास को आई कि आप जानें कि वो समय कैसा था। भारत बनते बनते बिखर गया था और उस बिखरे हुए भारत में एक कवि कुछ बातें कह रहा था जिसको आज भी आप समेटेंगे तो आपको पता चलेगा कि कवि क्या कह रहा था और किससे हमको बचना चाहिए। वैसे हम लोग की इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं समझ में आती है कि हमको बचना कैसे चाहिए। हमको बचना नहीं चाहिए अब क्योंकि कहा गया है कि इतिहास सब कुछ शिक्षा देता है, सब सिखाता है। हमें इतिहास से कोई शिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये बिल्कुल पसंद है कि हम लड़ते रहें, भिड़ते रहें आपस में, लेकिन इतिहास से हमें कोई शिक्षा चाहिए ये हम नहीं लेना चाहते। वरना हम इस विषय को देखते कि अगर जौनपुर में कुछ हो रहा था या दिल्ली के दरबार वाले तुगलक ऐसा नहीं फरमान जारी करते थे, चाहे वो जो भी थे, लेकिन जौनपुर में कुछ और हो रहा था, गौड़ देश में कुछ और हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस सब हम लोगों को आज नज़र आनी चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अब सही नहीं है। लेकिन अभी तो हम लोग जनतंत्र में हैं। जनतंत्र का काम ही यही है कि अधिक से अधिक वोट आप लीजिए और सत्ता प्राप्त कर लीजिए। तो अधिक से अधिक वोट क्या वो ज्ञान बटोर के होगा या हमको वो सब समझ के होगा? नहीं, अधिक से अधिक वोट हमको होगा कुछ भी झूठ फूस व्यवहार कुछ भी करें और तब उससे हमको वोट मिले। अधिक से अधिक यही होगा। अभिषेक और गीता श्री लोग आ गए हैं जिन्होंने सिरजनहार को खूब अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो हमारा ये कहना है कि अभी हमको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, नहीं इतिहास की जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि वोट में उसका कोई नहीं काम है। वोट में जिस चीज़ का काम है वो करेगा। लोग लड़ने से वोट बढ़िया आता है, कहता भी लड़ाई है ये। यद्यपि वोट जो है मताधिकार, मतदान, ये लड़ाई का विषय नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं और वही आवश्यक है। तो इसलिए विद्यापति के समय को पढ़ के जान के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मताधिकार और मतदान नहीं, हमको चाहिए सत्ता की कुर्सी। कोई भी, हम एक भी व्यक्ति के विषय में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वोट की राजनीति में उनको इतिहास को जानने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ कहाँ कोई गलती की होगी, या हमारे सुल्तान या सूबेदार या छोटे राजा इन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या गलती की, जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अब जनतंत्र है, अब तो वोट तंत्र है। ये हमारा कहने का मतलब है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये इस सब चीज़ देख करके सोच करके हमने विद्यापति के जीवन को लिखा, क्योंकि विद्यापति का जीवन सिर्फ कवि का जीवन नहीं था, एक राजनयिक दृष्टा का जीवन था, जिन्होंने देखा और 107 साल का जीवन पाया उन्होंने, जिन्होंने देखा कि हमारे सामने ये सब हो रहा है तो इसको हम लिख के रख जाएं, लिपिबद्ध कर जाएं कि आगे की पीढ़ी समझे कि ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो दृष्टा और लेखक लिख के जाता है, उसका कैसा इस्तेमाल आप करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। साथ साथ मैंने समाज कैसा था इसकी चर्चा की इस उपन्यास में। समाज
हमारा इतिहास में बहुत ज़्यादा चीज़ दर्ज नहीं होता है। जैसे इतिहास में हमारे मिथिला के विषय में एक लाइन लिखा हुआ है, कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो या कोई और भी लिखा हुआ हो, उसमें एक लाइन दर्ज किया हुआ है। मान लीजिए राधा कृष्ण चौधरी या डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर जैसे मिथिला पर ध्यान देने वाले इतिहासकार ने भी मिथिला पर उतना ज़्यादा उसके सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास ही लिखा, फिर भी उन लोगों ने बिल्कुल ठेठ इतिहासकार की तरह लिखा, जिससे मुझे मदद मिली, क्योंकि मैं साहित्य लिख रही थी, मैं इतिहास नहीं लिख रही थी। साहित्य लिखने में बहुत सारी छूट मिलती है। जैसे विद्यापति का नाम जानते हैं हम लोग, शिव सिंह का जानते हैं, कीर्ति सिंह का, अरसलान का, तुगलक का, सबका जानते हैं। लेकिन हम कम से कम जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कोई गांव में जो बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, अवघड़ हैं, उनका नाम नहीं जानते हैं। तो ये सब तो हमारी कल्पनाशीलता ही का फल हो सकता है कि उसमें हम उन लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके गीत में समाज में है। उनके गीतों में लिखा हुआ है, पिया मोरा बालक हम तरुणी। तो ये समाज में तो हो रहा था, मगर वो कौन सा बालक था और कौन तरुणी थी, और कौन सी परिस्थिति थी जो उनको, उनके पिता को अपनी बेटी को छोटे लड़के से विवाह करना पड़ा। आमतौर पे ऐसा समय नहीं था, लेकिन समय कैसा होता है, जैसे युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो सारे पुरुष मार डाले गए थे। तब तो छोटी उम्र के लड़कों से बड़ी उम्र की स्त्रियों का विवाह हुआ था फ्रांस में और यूरोपियन कंट्रीज देश में। इसी तरह की कोई परिस्थिति थी। रोज युद्ध हो रहा है, रोज मारे जा रहे हैं लोग या कन्वर्ट होके चले जा रहे हैं। तब जो लड़कियां थीं उनको विवाह कर देना होता था। तब छोटे किसी लड़के से भी बड़ी बड़ी लड़की का विवाह कर दिया जाता होगा। ये तो आपको सीधे सीधे नज़र आता है, ऐसा समाज बन गया था उस समय। इस तरह के बहुत सारी गीत, जैसे शिव और पार्वती को लेके जो उनके महेशवाणी और नचारी हैं, उस समय ये सब है लिखा हुआ कि कह रहे हैं विद्यापति की टूटली फाटली मरैया अधिक सुहावन। मतलब अगर लड़की है, राजा की भी बेटी है, अच्छे खाते पीते घर की भी बेटी है, तो उसको तो ये शिव पार्वती को लेके। लेकिन ये आपका समाज था न वैसा, जो कोई गरीब लड़की है जिसका कि पति है, उसके पास इतना संपत्ति नहीं है, और वो कहीं से मांग के लाता है तो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता है। इस तरह से बहुत सारे गीत हैं उनके शिव और पार्वती को लेके। उसका दुख, झगड़ा, क्रोध, इसका भी जो कुछ है वो सब शिव और पार्वती को दे करके बीच में वो लिखते थे। सीधे सीधे किसी के विषय में नहीं लिख के इस तरह से वो लिखते थे। तो इस तरह से जो उन्होंने लिखा, तो ये उस समय का द्योतक है कि उस समय भिक्षाटन करके ही लोग अपने घर को का पेट भर सकता था, वरना क्या है जरूरत शिव जी और पार्वती जी को बीच में ला करके ये सब कहना। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब विद्यापति के गीतों में है, और उसको हम यहाँ ले आकर के उसको हमने किया। अब उसके बाद हमने विद्यापति के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। एक दो किंवदंती, एक तो ये है कि शिव उनके यहाँ सेवक बन के थे। अब शिव जो सेवक बन के थे, आप इसको सच मान सकते हैं। जो बहुत धार्मिक भाव से सिर्फ धर्म सोचते हैं वो इसको सच मान सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लेखक उसको सच नहीं मानते हैं। हम इसको सच मानते हैं कि किसी भी बच्चे को वो अपने घर में जो अनाथ था, ऐसा समय था कि अनाथ बच्चा जिसका
पिता युद्ध में मारा गया है, माता मर गई या नहीं है, या किसी से विवाह कर, वो बच्चा अनाथ घूम रहा है। उस अनाथ बच्चे पर कवि को दया आई और उसको घर ले आए और उसको शिव की तरह ही, जैसे ईश्वर की तरह उसको उन्होंने पाला पोसा। और ये मैंने विद्यापति खुद इनके पौत्र पौत्री से पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है कि आपके यहाँ शिव थे नौकर बन के? उन्होंने कहा ऐसे ही कम किंवदंतियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उसको मैं शिव समझता था और वो चला गया, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो शिव को आप मैंने छोटे बच्चे गरीब को आपने शिव के रूप में देखा। विद्यापति की ये संवेदना थी, विद्यापति का ये स्नेह था। उसके अलावे दूसरी किंवदंती उन्होंने खुद ही कहा कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ। जैसे सिमरिया मिथिला का एक खास क्षेत्र है, सिमरिया में लोग कार्तिक में, अभी माघ में, इस सब में वहाँ पर बैठते हैं और स्नान करते हैं सुबह सुबह उठ के। ऐसे भी जो मृतक की अस्थियां विसर्जित होती हैं, माने एक तरह से अत्यंत पूर्व का वो हरिद्वार है, तो वहाँ पर सब जाते हैं, वहाँ पर कल्पवास भी करते हैं और अपने को समझते हैं कि वहाँ पर अगर मर गए तो हम तर गए। जैसे काशी और हरिद्वार की स्थिति है, वही स्थिति उसकी भी है। तो जब उसकी स्थिति ऐसी है तो ऐसे समय में उन्होंने कहा कि देखो, वो जा रहे थे जब 107 साल के हो रहे, कहा कि अब हम कल्पवास पर जाएंगे। कार्तिक महीना है, कार्तिक के कल्पवास में हम जाएंगे और हम वहीं शरीर त्यागना चाहते हैं। पूरा परिवार का लोग चला। एक स्थान पर आके जो बिहार के समस्तीपुर जिला में पड़ता है, नॉर्थ में ही, वो सिमरिया से थोड़ी दूर पहले उन्होंने अपना वहाँ पर तंबू गिरा दिया और कहा कि अब मैं नहीं जाऊँगा। कथन है कि उन्होंने कहा, विद्यापति ने, कि जीवन भर मैं गंगा की सेवा करता रहा और गंगा के पास मैं जाता रहा, अब मैं नहीं जाऊँगा, अब गंगा को मेरे पास आना पड़ेगा। ये किंवदंती है। और रात में वो वहाँ पर तंबू गिरा और दूसरे दिन सुबह गंगा वहाँ से आके बहने लगी। और जब गंगा वहाँ से आके बहने लगी तब इनको लगा कि अरे ये तो गंगा आ गई। तो बच्चों से उन्होंने कहा, इसमें हमने उपन्यास में ये लिखा है कि जब बच्चों ने पूछा तो बच्चे तो वहाँ थे, जब देख रहे थे कि रात में हम लोग यहाँ तंबू गिराए हैं और यहाँ पर गंगा की धारा एक घूम के आ गई है, अभी भी वो धारा है, उसको बया कहते हैं। तो वो गंगा की उस धारा, तो उन्होंने कहा देखो, रात हमने ये कहा और सुबह में क्या वो गंगा की धारा भाई पहले से इधर आने का उपक्रम कर रही थी, पहले ही से मिट्टी का कटाव करती है। सब जानता है कि नदियाँ मिट्टी का कटाव करती हैं, तो कटाव करती करती यहाँ पर आ गई। तो मेरे कारण नहीं हुआ, भले ही ये मेरे मन में या मेरे अवचेतन में ये हो कि भाई अब आ ही रही है गंगा, हम कहाँ अब सिमरिया जाएंगे, लेकिन ये किंवदंती बन जाएगी। मगर मेरे कारण गंगा नहीं आई है, गंगा पहले से इधर से कटाव कर रही थी। ये मैंने उनके विद्यापति के श्रीमुख से कहलाया। यही सब कुछ कुछ बातें हैं जो विद्यापति खुद स्पष्ट करते हैं मेरे सृजनहार में। और जगह कैसे लिखते हैं, क्या कहते हैं, नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो सृजनहार लिखा उसमें खुद स्पष्ट करते हैं कि गंगा जो यहाँ आई हैं वो अपने आ रही थी और वो आई। इसी तरह वो जो है हमारे उगना, वो उगना खुद उगना थे, वो मेरे कारण उगना नहीं हुए हैं। वो कोई था लड़का जिसको हम शिव के रूप में देख रहे थे,
तो मैंने उसको इसमें उगना को यही विद्यापति ने अंत में कहा है, शुरू में ऐसा कुछ नहीं कहा। अंत में विद्यापति ने ये बात कही है कि उगना जो है सो एक अनाथ बालक था जिसको मैं शिव की तरह उसको आदर करता था और उसको रखता था। ये बड़ी बात है कि कोई भी इंसान अपने बराबर अपने सेवक को समझे, उसमें भी ऐसा सेवक जो अनाम कुल गोत्र का हो, जिसके बारे में पता ही नहीं कि है किसका बच्चा हो। बहुत सारे टैबू होते हैं, ये टैबू उनको नहीं था। यही मैंने दिखाने और बताने की चेष्टा की है। अब मेरे साथ विद्यापति की एक और बात है कि जो गांव में जो तौर तरीका था, जैसे लोग रहते थे, अब उस समय तक बहुत छोटे में शादी नहीं होती थी, मतलब बड़ी थोड़ी सी लड़की हो जाती थी तब होती थी। अब बड़े होने का कंसेप्ट आज की तरह 18 वर्ष या 21 वर्ष नहीं था। बड़े होने का कंसेप्ट 14 साल था, 16 साल था, ये था। उसके पहले ही से मनुस्मृति लिखा जा चुका था, जिसमें लिखा हुआ था कि अष्टवर्षे भवेत गौरी। लेकिन वो विवाह हो भी जाता था तो लड़कियां ससुराल नहीं आती थी, वो जब बड़ी होती थी तभी ही आती थी। तो ये इन सारी बातों को मैंने उसमें डाला है। विद्यापति का ये काल था, एक माने आज के स्त्री विमर्शकार ये सब बात कर सकते हैं कि उसको हमने मान लीजिए उसका महिमा मंडन करके मैंने क्यों लिखा। मैंने कोई महिमा मंडन इसलिए नहीं किया कि ये उस समय की पद्धति थी। उस पद्धति को मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आज के समय में उसको तो नहीं ले आ सकती। उस समय की ये पद्धति थी कि अगर एक आपको पत्नी है और उसको संतान नहीं हुआ तो अपना कुल का गौरव बढ़ाने, कुल में और पुत्र पाने या कोई संतान पाने के लिए हम दूसरा विवाह करके ले आएंगे। वो 2-4 शादी होगा तब पता चलेगा कि भाई तो पुरुष में कोई गड़बड़ी है। तो उस सबको उस समय कोई कुछ समझता नहीं था। ये बीच का समय था। प्राचीन काल में नियोग प्रथा भी थी, बीच के समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो विद्यापति का अपना खुद ही स्वयं ही 2 विवाह हुआ था। राजा शिव सिंह के भी कई विवाह हुए थे। तो इसीलिए वो उस कालखंड की वही सच्चाई थी, वैसा ही हुआ करता था। उसके बाद मुसलमानों के आने का लगभग 200-250 साल हो चुका था। तो उनकी जीवन पद्धति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका था। अब 2 बातें हैं, हमेशा हर बात तलवार के बल पे नहीं होता है, कुछ देख के भी जीवन पद्धति होती है। जैसे बहुत सारे यहाँ के हिंदुओं को देख के मुसलमानों में पद्धति बदली और मुसलमानों को देख के हिंदुओं में पद्धति बदली। जैसे घूंघट वगैरह करने के लिए किसी ने कहा नहीं, कहता तो बुर्का पहनने कहता ना, वो सब नहीं कहा। लेकिन वो स्वयं ही चूँकि देख रही थी कि दूसरी स्त्रियां पर्दा करती हैं, दूसरी स्त्रियां बुर्का पहनती हैं, तो हमारे पास जो वस्त्र है उससे हम पर्दा करेंगे। तो अब पर्दा शुरू हो चुका था इस समय तक। पालकी जिसके अंदर में चारों तरफ से ढक्कन रहेगा, ये मतलब बड़े ही लोग करते थे। साधारण लोगों के पास इतनी थोड़ी ना स्थिति थी। मगर साधारण लोग जो हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो गाय चराते हैं औरतें, या जो कुछ भी मतलब अमीरों के लिए या ज़मींदारों के लिए जो काम करते हैं, ये सब कुछ करने के बाद जो है सो वो स्त्रियां फिर भी रखती थी पर्दा। सब काम करते हुए पर्दा रखती थी, क्योंकि 250 साल आपका शासक और शासक परिवार वैसे रहता था। तो उसकी देखा देखी यहाँ भी होने लग गया पर्दा। तो विद्यापति के समय में खासा पर्दा था। विद्यापति के समय में कुछ चीज़ें थीं, मैंने प्रश्न उठाए, क्योंकि विद्यापति के माध्यम से भी उठाया, क्योंकि विद्यापति की कविताओं में या उनकी संस्कृत की कथाओं में ये चर्चा है
पहला ये प्रश्न उठाया कि विद्यापति ने रोका, जैसे सती प्रथा को उन्होंने रोका। और सती हो रही थी रानी, तो उस रानी को उन्होंने कहा कि तुम क्यों सती हो रही हो, तुम्हारा अपना कर्तव्य है, तुम्हारी संतान को कौन पालेगा, और शरीर, तुम अलग अलग माता पिता से जन्मे हुए हो, तुम अपनी नियति नहीं जानती थी, तो तुम्हारे शरीर को अंत करने का तुमको कौन हक दे दिया। इस तरह से उन्होंने समझाया, और उस रानी ने चिता पर से रानी उतर आई, और उन्होंने राज्य जितने दिनों तक हुआ देखा, फिर वो अपना साधु सन्यासिनी बन गई, वो अलग बात है। लेकिन जितना हो सकता था उन्होंने, विद्यापति ने कोशिश की, जो किसी भी साहित्यकार के लिए ये है वो कर सकता है, और जो पंडित भी है और जो राजनयिक भी है, लेकिन वो नियम नहीं बनवा सकते थे। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो बहुत सारी विधवा स्त्रियां हैं वो चली जाती, किसी न किसी हताहत होते हैं उनके पति, या विशेष रूप से युद्ध में हो जाते हैं कहीं, और किसी कारण से हो गए। छोटी छोटी लड़कियां, मान लीजिए 16 साल की, 17 साल की, तो उन लड़कियों का पुनर्विवाह क्यों नहीं होना चाहिए, ये विद्यापति की रुचि थी। लेकिन अगर वो यहाँ देते, वही इसी बात पर शिव सिंह ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो विद्यापति कह रहे थे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि वो एक छोटी जगह के लोग थे। मगर उनकी सुगंधी फैली कहाँ, तो गीत और साहित्य में। आज भी उस गीत और साहित्य को कोई ठीक से देखेगा, ठीक से लिखेगा, तो उसको बहुत सी ऐसी बातें नज़र आएंगी जिसको आज भी पंडित या इस तरह के जिद्दी लोग सही नहीं समझते हैं। तो हमारा अपना ये कहना है कि विद्यापति के समय में विद्यापति ने जितनी चीज़ें देखी थी जो समाज के लिए उतना बढ़िया नहीं है, और आखिर वो सोचने वाले, विचारने वाले, पढ़े लिखे विद्वान और पूरे भारत को घूमने और देखने वाले मनस्वी व्यक्ति थे, उनके सामने पूरा हस्तामलक खुला हुआ था। संस्कृत तो पढ़ा ही, फारसी वगैरह भी वो जानते थे तभी उसका प्रयोग भी करते थे, ऐसे ही नहीं करते थे। तो तरह तरह की चीज़ें उन्होंने पढ़ी होंगी, तो उनके समझ में तो बहुत सारी बातें आती होंगी। जैसे पहली बात तो यही है कि स्त्रियों को इतना, उनके ऊपर इतना अन्याय क्यों, ये उन्होंने लिखा है, लगातार लिखा है, और इसलिए उसको उन्होंने, जो मैंने उनके मुंह से कहलवाया है, कि वो कहते हैं कि ये स्त्रियां जो भाग जाती हैं घर से, भाग के जो काशी में कोठे पे बैठ जाती हैं या गलियों में भीख मांगती हैं, इनका हम कोई दूसरा उपाय नहीं कर सकते हैं। दूसरा उपाय का अर्थ यही था कि उनका पुनर्विवाह हम क्यों न कर दें, उनको पुनर्वासित क्यों न करें। लेकिन ये उनके लिए उतना संभव नहीं था। लेकिन प्रश्न उठाया, एक कवि ने प्रश्न उठाया, ये छोटी बात नहीं थी। तो मैंने इस विषय को यहाँ पर लाया कि छोटी बात नहीं थी कि एक 13वीं 14वीं शताब्दी, जबकि उस वक्त पूरे भारत में आग लगी हुई थी, बहुत तरह का, मतलब एक राजनयिक घटना यही हो रही थी कि कौन किस राज्य में बैठेगा, किसको मार देगा कि काट देगा। और दूसरी ये थी कि रूढ़ हो रहा था, बहुत सारे हिंदू मुसलमान हो रहे थे, और तब हिंदू जो था वो रूढ़ हो रहा था अनेक प्रकार से। तो विद्यापति अपने किसी को अछूत वो नहीं मानते थे, ये तो हम लोग सब देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो अछूत मानते तो उस बच्चे को, अनाम कुल गोत्र बच्चे को क्यों अपने घर ले आते, वो नहीं मानते थे। उस समय तक जो ये छोटे बड़े का संकट शुरू हो चुका था, बहुत परवान नहीं चढ़ा था, लेकिन छोटे बड़े का संकट शुरू हो चुका था, छूत अछूत का संकट था। तो ऐसे समय में विद्यापति ने जो ये सारी बातें बोली, वो अपने समय के लिए बहुत आधुनिक हुआ। तो ऐसे
अपने समय के आधुनिक व्यक्ति के विषय में मुझे लिखना था और मुझे काफ़ी इसमें बनाना था कि किस तरह मैं लिखूं कि वो आपको पसंद भी आए और आपको उस समय वो समय कैसा था इसका ज्ञान भी आपको दे। ऐसे ही समय में वो एक लोक के व्यक्ति थे, लोक प्रेमी व्यक्ति थे। ये तो उनके सभी साहित्य से नज़र आता है। वरना मैथिली लिखने में देखिए, उनको आज हमारे आपके सामने में तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे हम लोकप्रिय हो जाएं, लेकिन उनके सामने लोकप्रियता का क्या पैमाना था। जिन्होंने इतने ज्ञान वाले विषय लिखे, भू परिक्रमा लिखी, गया पत्तलक लिखा, दुर्गा भक्ति तरंगिनी लिखी, और अभी जो करते हैं गया पत्तलक में के आधार पर ही आप गया श्राद्ध करते हैं। तो इस कर्म कांड है, उस विषय में भी लिखा। लिखनावली लिखा वो है कि राजा के दरबार के कर्मचारी किस तरह काम करें। तो मतलब लेखा जोखा भी लिखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की किताब भी उन्होंने लिखी। तो इतनी चीज़ें जिन्होंने लिखी, उनको अपने आप को या अपनी, और लेकिन उनका टारगेट क्या था, उनकी दृष्टि कहाँ थी? उनकी दृष्टि थी कि मैथिली भाषा को हम किस प्रकार लोकप्रिय बनाएं। लोक में पंडित तो मना ही कर रहे थे कि क्यों मैथिली को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन लोक में जन जन के मुख से मैथिली भाषा कैसे निकले। तो इसके लिए उन्होंने इसको लोकप्रियता दी, गीत लिखे। और गीत कैसा? गीत सिर्फ वो राधा कृष्ण का श्रृंगार तो गीत नहीं था, या महेशवाणी और नचारी तो था, लेकिन वो सिर्फ नहीं था। अब उन्होंने नस पकड़ी। सबसे अधिक औरतें क्या गाती हैं? सबसे अधिक औरतें विशेष अवसरों पर गीत गाती हैं। जैसे शादी ब्याह का गीत गाती हैं, जैसे भजन गाती हैं, जैसे बच्चा का जन्म का गीत गाती हैं, विदाई का गीत गाती हैं, बच्चे के जनेऊ का, शादी का। इस सारे गीतों को विद्यापति ने लिखा। आश्चर्य होगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी विशिष्ट चीज़ें लिखी, उन्होंने साधारण साधारण गीत लिखे। विवाह का गीत लिखा, जो हम रहता हूँ भोला है ता न, जो हम कुछ क्या है, एक गाना है कि जो शिव जी जो हैं सो ऐसा रूप धर के आते हैं विवाह करने के लिए कि उनकी माँ परेशान हो जाती हैं और लेके धियालय मनाइन मंदिर पछली जन को क्यों गाबो गीत। मतलब अपनी बेटी को लेके भाग गई वो कि इस तरह का बौराहा और पगला दूल्हा से हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। इस तरह की गीतों से अपने आप को रिलेट करती थी औरतें कि दामाद आ रहा है, वो अच्छा है कि नहीं, अगर बढ़िया दामाद है कि नहीं है। मगर वो गाना शिव और पार्वती के नाम से वो गाना गाया जाता था। सिर्फ वही गाना नहीं, कितना जनेऊ का गाना है, कितना विदाई का गाना है जिसमें विद्यापति ने लिखा है। उसका यही कारण है कि वो अपने आप को लोक से किस तरह से संपृक्त कर रहे थे। अब लोक से जब तक अब हर स्त्रियां जो शिक्षा से दूर हो चुकी थी, और कुछ स्त्री शिक्षित होंगी जो कि बड़े घरों की होंगी या पंडितों की होंगी, बाकी तो स्त्रियां शिक्षा कुछ नहीं जानती थी। लेकिन इस गीत के माध्यम से स्त्रियों ने अपने आप को शिक्षित किया। इस गीत के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि ये जो कहा जा रहा है, टूटली फाटली मड़ैया अधिक सुहावन है, मतलब ये क्या कह रहे हैं? पहले तो ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही गरीब घर में आ गई है, एक अमीर घर की लड़की, और उस टूटे हुए घर में वो रहती है, जहाँ पर उसके जो पति कुछ मांग के लाएंगे या कहीं काम करके जैसे भी लाएंगे, तब जा कर के वो खाना देंगी, बनाएंगी तो अपने दोनों बच्चों को भी देंगी और पति को भी देंगी, तब फिर अपने भी खाएंगी।
तब एक दुख काटते हुए परिवार की कहानी को कह रहे थे। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, अधिकतर ये सब समझता है, सबको पता है कि 80% लोग ऐसे ही होते हैं जो प्रतिदिन काटते हैं, कूटते हैं और तब खाते हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन जो बात निकलती है, उसी बात को विद्यापति ने गीत में कहा। और इस गीत को जो पूरे मिथिला की स्त्रियों ने गाया, जो धान काट रही हैं वो भी गा रही हैं, जो उखल में धान कूट रही हैं वो भी गा रही हैं, जो आपको देती हैं मजदूरी स्त्री वो भी गा रही हैं। तो इस तरह से मैथिली भाषा का प्रचार और प्रसार हुआ। किसी भी भाषा का प्रचार और प्रसार अगर गेय हो जाता है, अगर जीवन के हर क्षेत्र में वो आपके काम आता है, तो वो भाषा का प्रचार होता है। आज हम रोते हैं इस बात के लिए कि हमारे बच्चे मैथिली नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ के लोग नहीं बोलते। उसका कारण यही है कि वो आप उसको रोज जन जन की भाषा नहीं बना रहे हैं। आज के समय के लिए जो उचित है वो बनाइए, क्योंकि विद्यापति के समय के लिए जो उचित था वो उन्होंने बनाया। और वो भाषा आज लगभग 1000 साल होने जा रहा है, चल रही है। उस भाषा को उन्होंने क्लासिक का दर्जा दिया अपने समय में। लेकिन आप भी अब अपनी भाषा को ऐसा बनाइए, अगर सृजनहार पढ़ के ये मन में आए किसी को तो बड़ी बात होगी। मैं यहाँ लगातार पढ़ रही हूँ कि अभिषेक मुखर्जी कह रहे हैं कि मीनाक्षी का चरित्र बहुत ही बढ़िया उनको लगा और एक विशेष चरित्र है। मीनाक्षी नाम किसी ने दिया ना दिया, लेकिन मीनाक्षी एक राजनटिनी थी मिथिला की। और वो जो नटिनी थी, उनका जो भी नाम था, अच्छा नाम मीनाक्षी है, जिसे किसी उपन्यासकार कथाकार ने दिया। और उसकी कथा मैंने नट लोगों के मुंह से कहा है। विद्यापति के समय तक नट और पामरिया खूब थे। अभी तो ये हम लोगों ने भी देखा है, अभी भी होंगे, लेकिन गांव में पामरिया बक्खो टाइप का होता था, जो कि कोई बच्चा का जन्म होता था तो वो आते थे और वो आ करके बधाई देते थे और आपसे कुछ ग्रहण करते थे। तो एक बड़े राजनयिक के पुत्र का जन्म हुआ था विद्यापति के रूप में, तो वो आए थे और वहाँ पर वो कथा सुनाते हैं, पूरे मिथिला की कथा। जब से ये राजा जनक की कथा नहीं थी, पौराणिक कथा नहीं, ऐतिहासिक कथा वो सुनाते हैं। और ऐतिहासिक कथा वहाँ से आती है जहाँ से कर्नाट वंश के राजा आते हैं, मिथिला में राज्य करते हैं कायदे से। और उस नाने देव से लेके उनके अंतिम जो हरि सिंह देव थे, और उसके बाद फिर ओहिनवार वंश जिसके राज्य में विद्यापति थे, यहाँ तक की कथा वो सुनाते हैं। अब उसी समय में, उसी वक्त, उसी बीच में, ओहिनवार से पहले और जब हरि सिंह देव वगैरह थे ही, उसी बीच पाल वंश का राज्य था पूरे उत्तर भारत पर। लेकिन उसी वक्त सेन वंश आया, जो एक तरह से आखिरी वंश है, जो उसके बाद तो मुस्लिमों का वंश चला, और चला तो बहुत दिनों तक चला, ये सबको पता है। तब सत्ता हस्तांतरित भी मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिमों को हुआ। लेकिन उसके पहले जो यहाँ था, तो यहाँ भी वंश का कुछ न कुछ धर्म का झंझट था। झंझट ये था कि पाल वंश जो थे, उनका राजधर्म बौद्ध धर्म था। अच्छे राजा थे और उस राजा को जनहितकारी राजा माना जाता था। अब सेन वंश के जो राज्य थे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। लेकिन हाँ, तो ये तो पाल को मात देके वो सेन आए, उसी में से बड़े यशस्वी और प्रतापी राजा थे, क्योंकि ये राजा आपस का जो भी उनका हो, समाज और देश के लिए कोई खतरा नहीं पैदा कर रहे थे। तो जो सेन में एक बल्लाल सेन थे,
वल्लाल सेन की कथा है। ये वल्लाल सेन जब मिथिला पर आया, मिथिला पर कोई राज्य करने नहीं बैठता था, आता था वो मिथिला को देख सुन करके उनको छोड़ के चला जाता था। कुछ विशेष लेना है जो वो। अब एक विचित्र स्थिति थी ये कि मिथिला किस बात के लिए जाना जाता था? अपने ज्ञान और पुस्तकों के लिए। आज भी मिथिला की अगर चर्चा होती तो ज्ञान की ही चर्चा होती। अब पुस्तक थे तो पुस्तक कैसे उठा के ले जाया जाए, जो भी कुछ है वो जो है मौलिक पुस्तक ले जाए, ये कुछ अपना होता है, किसी किसी का अपना अपना। तो वल्लाल सेन और विजय सेन उनके पिता थे। इन लोगों को एक फितूर था कि मौलिक पुस्तक जमा करेंगे अपने यहाँ। तो वो लड़ते थे और मौलिक पुस्तक उठा के ले जाते थे। अब यहाँ मिथिला में हर कोई मौलिक पुस्तक को कैसे बचाया जाए इसकी चिंता में तो था। उसी में राजनटनी थी, जो मीनाक्षी, जिसको नाम दिया गया इसे मीनल या कुछ भी नाम था उसका। अब वो जो राजनटनी थी मीनाक्षी, उसने जान दे दिया लेकिन किताबों को बचा लिया। यही कथा है। और जान देने की लंबी कथा है, जो कि हमारे में तो उतना लंबा नहीं है, लेकिन उसको उस कथा की प्रेरणा से मेरे वाले उपन्यास, हालांकि मैं भी किसी प्रेरणा से मैं लिख रही थी, और मेरे उपन्यास की प्रेरणा से मैंने उसमें छोटा सा अंश है कि वो पावरिये गाना गा रहे हैं। उस प्रेरणा से गीता श्री ने मीना राजनटनी नाम का एक पूरा उपन्यास लिख दिया। ऐसा ही होता है। मैंने जो विद्यापति के जीवनी सृजनहार पर काम किया तो वो सिर्फ अपनी जानकारी से नहीं, मैंने भी सैकड़ों किताबें पढ़ी और उसमें से जो जानकारियाँ मिली उसकी चर्चा की। वो मीनाक्षी की चर्चा भी जो हमने की तो वो भी हमने पढ़ी। मनमोहन झा नाम के बहुत बड़े लेखक थे जिनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका था। तो उनकी कोई कहानी थी जिसमें इस कथा को विस्तार से दिया था। ऐसे तो कथा तो दंत कथा है, लेकिन विस्तार से दिया था। और उस विस्तार वाली कथा को लेके मुझे लगा कि ये देना चाहिए, क्योंकि तुरंत निकट भूत की कथा थी। अभी सेन वंश को ही अपदस्थ करके स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग दास वंश कहते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और उसके बाद ये तुगलक वगैरह आ गए थे। उसके पहले की, तुरंत पहले की कथा थी। इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की कि वो है। तो ये मीनाक्षी की कथा ऐसी है कि एक अपने मातृभूमि जिसको मानती है मिथिला को, ऐसा बटा हुआ था कि आज एक पूरा भारत देश है मातृभूमि हमारी। ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन अभी ये हुआ कि उस समय छोटा छोटा राज्य था तो वही मातृभूमि मान रही थी। तो उस समय ये मातृभूमि मान रही थी वो लड़की मीनाक्षी कि ये हमारी मातृभूमि मिथिला है, यहाँ से बंग क्यों जाएगा हमारा सामान। और इस प्रकार से उसने किताबों को बचाने के लिए, मौलिक पुस्तकों को बचाने के लिए ऐसा किया। अब मौलिक पुस्तकें बहुत कारण हुआ जो पुस्तकें कहीं नहीं। ठीक है कि हमारे यहाँ मिथिला में कोई नालंदा की तरह पुस्तकालय नहीं रहा हुआ जो जलाया जाए, रहने का स्कोप नहीं था। भौगोलिक स्थिति मिथिला की ऐसी है कि वहाँ पर उसकी ज़रूरत है ही नहीं। वो तो इतना ना, जब तब बाढ़ आता है कि वहाँ पर कोई आपको मंदिर पुराना स्थापत्य नहीं मिलेगा, वहाँ पर कोई बहुत प्राचीन घर या गढ़ नहीं मिलेगा। और तब पांडुलिपि जो कि भोजपत्र ताड़पत्र पर लिखे गए होंगे, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो तो कैसे न कैसे किस प्रकार से गल गया, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं इस कथा को चाहे पांवरिये के मुंह से ही कहवाऊँ, क्योंकि ये तो दंत कथा ही है, कोई दंत कथा के रूप में ही कहेगा। कहीं पर कोई दर्ज नहीं विशेष रूप से है, थोड़ा बहुत है, लेकिन कोई ना नाम है दर्ज ना कुछ। तो ये मैं अभिषेक मुखर्जी जो चर्चा कर रहे थे तो मैं बता रही हूँ
कि इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे प्रसंग हैं। जैसे अगर एक शिवली का प्रसंग है, जो वहाँ सिरोली जो एक मिल जाती है कोई लड़की, अरे भाई कोई लड़का मिल जाता है वैसा कोई लड़की भी तो मिल जा सकती है। तो ये हमने छोटी छोटी जो जिसको कहते हैं कि छूट ली है। किसी भी लेखक के लिए हो सकता है कि छोटी छोटी छूट ले। तो मैंने ये छूट ली कि अगर कोई लड़की आपके यहाँ आती है तो वो किस तरह आपके यहाँ रहती। बड़े बड़े घरों में जैसे लड़के पल रहे थे उसी तरह लड़की पल रही थी, और वो किस प्रकार से आती है उसको, जैसे उसमें शिव थे ऐसे इसमें पार्वती की तरह है लड़की, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि मुझे इस तरह के कुछ चरित्र देने चाहिए जो उनके कालखंड को दर्शाता है। जैसे दूसरा एक और चरित्र है 2 लड़कियों यामिनी वगैरह का, जो बेला, ये लोग सब भाग गई थी, इसीलिए मैंने उसकी चर्चा की। वो कैसे भाग गए? कोई आदमी उससे अगर वादा कर, 2 ही बात होती थी, हो रही थी वो, कि अगर बाल विधवा स्त्री का कोई दूसरा आप पुनर्वास नहीं करते हैं, पुनर्विवाह नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपकी नौकरानी है बड़े घर की लड़की, या मान लीजिए कि बड़े घर अर्थात जो जिसको आप द्विज कहते हैं उस वर्ग की स्त्रियों का विवाह नहीं होता था, अन्य सवर्ण स्त्रियों का होता था, और बाकी लोगों का तो होता ही था। तो अगर वो स्त्रियां घर में घुटेंगी ही, घुट रही हैं, क्योंकि वो न सिर्फ किसी पुरुष से संपर्क नहीं रहता था, बल्कि उसके खाने पर, उसके रहन सहन पर, सब पर असर पड़ता था। और वो समय कब था? यह है 13वीं 14वीं शताब्दी। अब उस शताब्दी में हर तरह के लोग दिख रहे थे। आप किस लिए किसी को सिर्फ जो उसने नहीं किया, मतलब जैसे आपके जो आपका पति की मृत्यु चाहे जाके कहीं भी हो जाए, आप किसी दूसरे घर की लड़की हैं और पति तो दूसरे ही घर का होता है, आपने उसे कभी देखा भी नहीं, आपका गौना भी नहीं हुआ है, और आप उसके नाम पर विधवा के रूप में रह रही हैं, क्यों उसको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा? तो उस समय वो 2 काम हो सकता है। एक, या तो वो लड़की कोई मुस्लिम चाहेगा तो उससे विवाह करेगा, उसको ले जाएगा तो मुस्लिम बनाएगा, तभी तो करेगा विवाह, निकाह करेगा उसके साथ, और वो मुस्लिम हो गई। दूसरा ये होगा तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं हुई, ये उस लड़की के साथ उसके अपने मन की भी बात हो सकती है। ज़बरदस्ती होता होगा, कोई भी राजा हो, मुस्लिम हो, राजपूत हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, राजा राजा ही होता है। वो कभी भी अगर इच्छा उसकी होगी तो ज़बरदस्ती कर सकता है। लेकिन अगर वो कोई ना भी करे तो भी अपनी इच्छा से भी अगर उसको अच्छी तरह रहने का शौक़ होगा, अच्छा खाने का शौक़ होगा, तो क्यों नहीं जा सकती है उसके साथ। ऐसे में बहुत बार वो बरगलाई जाती है। अगर कोई मुसलमान हो गई और उसे विवाह कर भी लिया तो कोई ऐसा नहीं है, कुछ कम से कम एक घर परिवार उसको मिल गया। लेकिन कई स्त्रियां उस अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं, ये मैंने दिखाया है उसमें, यामिनी और बेला के पक्ष में, कि उसको तो विवाह करने का मान लो कि आ रही है वो उधर, उस समय सही समय पर जो उसके जिसके भरोसे वो आ रही है वो नहीं मिला, तो किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाती है। गलत आदमी के हाथ में पड़ने के लिए कोई लड़की घर से नहीं निकलती है, तो जब वो बाहर निकलती है तो कहीं भी गलत आदमी के हाथ पर पड़ जाए, वो गायिका नर्तकी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, जिससे विद्यापति की मुलाकात भी होती है। ये मैंने उसमें दिखाया, क्योंकि विद्यापति उनकी चर्चा करते हैं, कई बार करते हैं। जब विद्यापति काशी में बसने वाली इस तरह की गाने वाली को पहचानते हैं, देखते हैं और नज़रअंदाज करते हैं, दुखी होते हैं, और शिव और पार्वती से रो रो के इसकी चर्चा करते हैं,
तो विद्यापति के अंदर में संवेदना थी और ये सच था कि ऐसा होता था, जिसको हम लोग मुझे लग रहा है कि देश आज़ाद होने के बाद तक भी हमने जाना है कैसा होता था। और उसके बाद तो हमने अपनी आँखों से देखा ही है बनारस और वृंदावन की गलियों में, अभी भी उसका सुधार हो रहा है, अभी भी लोग लगे हुए हैं उद्धार करने में। तो हमारा समय, हमने कहा ना कि विद्यापति का समय और हमारे आज के समय में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसा समय। हमने अपने आप में कोई सुधार नहीं किया है। कानून एक बन गया, हमारा संविधान बन गया, उस संविधान में स्त्री और पुरुष एक हैं, बराबर हैं। स्त्रियों को हक है बालिग हो जाने के बाद, लेकिन आप उसको इतना अधिक पंगु बना चुके कि उस हक का इस्तेमाल वो कर ही नहीं सकती है, करना नहीं जानती है। तो हमने यही लिखने की चेष्टा की कि ये उस समय से हो रहा था, बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन उस समय परवान पर था। ये जिस समय विद्यापति का काल था उस समय परवान पर था। अधिकाधिक बाल विधवा स्त्रियां भाग करके और या तो किसी मुसलमान व्यक्ति से विवाह करके क्योंकि हिंदू को उनको रखने को तैयार नहीं था। उनका क्या तो पता नहीं कौन सा वेद पुराण, जबकि किसी वेद में ये लिखा नहीं है कि पुनर्विवाह नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी नहीं लिखा है। उसमें लिखा है मनुस्मृति में कि किस किस तरह का उसका पति होगा, या पति मर जाए, पति 14 साल तक लौट के नहीं आए, पति विकलांग हो, पति कई चीज़ें, जो ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, तो स्त्री को हक है कि वो दूसरा विवाह कर ले। ऐसा मनुस्मृति तक में लिखा है। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी अजीब हो गई थी कि हम उसको नहीं मानते हैं। हम नहीं आपके धर्म का जो संविधान है उसको मान रहे थे इस मामले में, स्त्रियों के मामले में, और ना ही आज का जो संविधान है उसको हम बहुत दिनों तक मान रहे थे। आज भी जो स्त्री शिक्षित हो जा रही है या शिक्षा का थोड़ी सी प्रकाश उसको मिलता है और उसकी इच्छा होती है, यदि बहुत ज़्यादा अति धर्म भीरू नहीं बना दिया जाए, तो वो अपने इच्छा से कुछ भी कर सकती है। तो ये मैंने लिखने की चेष्टा की और मैंने यही कहा कि विद्यापति ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो स्त्रियों के प्रति सदैव न रहे, वो हमेशा सदैव थे। अब ये हमारे कहने की बात है कि जैसे मान लीजिए विद्यापति के पास जो भाषा है, जो सौष्ठव है, जो उन्होंने लिखा, हिंदी के बनने का आधार है, ये सबसे पहले मैंने कहा। अब अभी जो हम लोग को हर बात में युद्ध करने, हर बात में हम घोष कर देते हैं युद्ध का, तो हम लोग को भाषाई झंझट बहुत सताता है। पहला तो ये है कि मैथिली भाषा है वो बड़ी पुरानी भाषा है, हिंदी से बहुत पुरानी, और वो क्लासिकल लैंग्वेज है, क्योंकि सीधे सीधे संस्कृत से आई, उसका सब कुछ संस्कृत जैसा है। और उसमें आपकी जो बातचीत की भाषा है वो मिली जुली हुई है। तो मैथिली का कोई मानक अगर बनाया जाता है वो अलग बात है, लेकिन मानक के अतिरिक्त भी जो बोला जाता है वो मैथिली है। तो उस भाषा में समृद्धि है, क्योंकि मैथिली भाषा के अंदर कई भाषा है। मुख्य भाषा है मैथिली और उसके अंदर कई भाषाएं हैं। अब मैं कह के कोई झंझट नहीं आपसी करवाना चाहती, लेकिन ये है जो छोटे छोटे क्षेत्रों के का नाम लोग लेंगे कि इस क्षेत्र में ऐसी भाषा बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो है मैथिली। तो उस क्लासिकल मैथिली का टक्कर हिंदी से क्यों होना चाहिए? जो हिंदी की मुख्य आधार भाषा मैथिली है उसका टक्कर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी क्या चक्कर हो गया है, क्योंकि हम लोग को लड़ने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से हम लोग निवृत्ति नहीं है। तो उस प्रवृत्ति क्या है भाई? प्रवृत्ति है कि अब हिंदी वाले कहते हैं कि हमको विद्यापति नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, इससे विद्यापति की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इससे
हिंदी के लोग एक अच्छी सुंदर ललित सुललित सुगठित भाषा नहीं पढ़ेंगे, आपके पास उतने शब्द कम हो जाएंगे। ये तो हम आज भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े कवि हुए, मैंने आधुनिक हिंदी की चर्चा मैं करती हूँ, निराला से लेकर के जयशंकर प्रसाद से लेके और मैथिली शरण गुप्त और दिनकर, अज्ञे, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, ऐसे कवियों की कविताएं हम नहीं पढ़ें। धर्मवीर भारती हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी शब्द संपदा तो क्षीण होगी ही। और इन लोगों ने खूब पढ़ा है विद्यापति और सूरदास, तुलसीदास को खूब पढ़ा है, तब उनके पास वो शब्द संपदा है। हिंदी वाले यदि ब्रज भाषा को छोड़ देंगे और मैथिली को छोड़ देंगे, अवधी को छोड़ देंगे, तो उनके पास शब्द संपदा कौन सी आएगी? वही यूरोपियन भाषाएं, जिसको ऐसे ही बोलते तो भाई ऐसे यूरोपियन भाषा बोलो और पढ़ो। लेकिन अगर हमें शब्द संपदा बढ़ानी है और हिंदी को रखना है, विश्व हिंदी अभी हुआ है, तीसरे नंबर पर हमारी भाषा है, तो वो जो भाषा हमारी है, तो उस भाषा की शब्द संपदा बढ़ाने के लिए हमको क्लासिकल विद्यापति को भी पढ़ना है, सूरदास को भी पढ़ना है, तुलसीदास को भी, कबीर को भी, मीरा और रैदास को भी पढ़ना है। और उसके साथ साथ हमको अपने इन पूर्वजों को पढ़ना है, निराला को, जयशंकर प्रसाद को और मैथिली शरण गुप्त को। तो हम जो हैं, ये आज ये एक झंझट चल रहा है, विद्यापति को हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे। मत पढ़ाइए, किसने कहा पढ़ाने को? लेकिन चूंकि वो आधार भाषा थी, आप उसको अगर हटा देंगे तो आधार की एक ईंट खिसक जाएगी। हालांकि इस कहने के लिए मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा। उपन्यास लिखने का कारण तो ये था कि विद्यापति के जीवन को अगर जीवनी की तरह लिखेंगे तो उतना कैसे पढ़ता है लोग, नहीं पढ़ता है। अगर हम उपन्यास के रूप में आपके सामने ले आते हैं तो वो रुचिकर लगता है, और इसी रुचिकर होने के कारण ही मैंने उसको लिखा। और मुझे लगता है कि तीसरा संस्करण अभी चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये लोगों को पसंद आया होगा। इतना मोटा उपन्यास अगर लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि उनको ये पसंद आया होगा। मैं विद्यापति पर लिखा हुआ ये उपन्यास सृजनहार पढ़ने की अपील लोगों से करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये जिस समय का है उस समय का इतिहास, मैं प्राचीन इतिहास की छात्रा और प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन मध्यकालीन इतिहास भी मैंने बीए के पास कोर्स में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मेरी रुचि चूँकि इतिहास में है तो पढ़ती रही। मगर मुझे एक बहुत बड़े लेखक हैं, बड़े लेखक और मध्यकालीन इतिहास के नितांत निष्णात विद्वान प्रोफेसर हेरंब चतुर्वेदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अभी सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने सृजनहार पढ़ के मुझे तारीफ़ की मेरी बहुत, और वो प्रसन्न हुए और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जिसको कहते हैं ना मोरल बूस्ट करना उन्होंने किया। और मध्यकालीन इतिहास के वो हैं और मध्यकालीन इतिहास पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, होगी ही, क्यों नहीं होगी। तो उन्होंने किताबें भी बहुत लिखी हैं, उपन्यास भी लिखा है बहुत सारा, और कुछ ललित पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित। तो उन्हें ये बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, और शायद उनके मन में जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट भी उन्होंने दिया, और उन्होंने उस पर लिखा भी बहुत है। साथ साथ इतने मोटे उपन्यास को उन्होंने कई बार पढ़ा। भाई ये इतिहास पढ़ने वाले लोगों के साथ ये सौभाग्य है कि वो कई बार पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कई बार पढ़ा, और मुझे 2 जगह जो कमी थी उसे उन्होंने बताया कि या तो आपको
लिखने में हड़बड़ी और गड़बड़ी हुई और प्रूफ देखने के समय आपने ध्यान नहीं दिया, तो अगले संस्करण में उसे ठीक कर लेंगी। मुझे इतना, कोई अगर आपकी तारीफ करता है तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जबकि आपकी कोई कमी निकाल के आपके सामने देता है। तो उन्होंने ये कमी निकाली जो कि अत्यंत आवश्यक कमी है, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो बहुत सारे जो साहित्य प्रेमी पढ़ेंगे इसको या ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ने के प्रेमी तो उसी को रूढ़ ना समझ लें। तो जैसे फिरोज शाह और गयासुद्दीन, दोनों के नाम में कन्फ्यूजन कई बार हो गया है कि जहाँ पर गयासुद्दीन होना चाहिए वहाँ फिरोज शाह हो जाता है, हो गया है, लिखा गया है। तो ये उन्होंने मुझे खोज के निकाल के बताया और मैंने फिर अगले संस्करण में उसका संशोधन किया। तो इस तरह के अगर पाठक हमारे पास होते हैं, बहुत से पाठक मेरे बड़े अच्छे अच्छे हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां जैसे गीताश्री हैं या अभिषेक हैं, इस तरह के भी लड़के लड़कियां बहुत हैं हमारे पाठक, लेकिन उनके जैसा एक गंभीर पाठक, और वो मुझे ये बताते हैं तो हम उनके इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार हुए। और मुझे लगता है कि मैं अब आप लोगों के सामने कुछ थोड़ा सा पढ़ दूँ। विद्यापति के उपन्यास को मैंने किस प्रकार रखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि कैसे विद्यापति, कौन समय उनका आविर्भाव हुआ। पहले आविर्भाव का ये है कि विद्यापति उनका जो शुरुआत है उसमें हमने वो लिखा है बालचंद विजावई भाषा। ये उस खंड का नाम है, हर जगह मैंने ऐसे नाम दिए हैं। तो बालचंद उनका एक लिखा हुआ है अवहट में, बालचंद विजावई भाषा दुह नहीं ला गई दुज्जन हासा। मतलब बाल चंद्रमा जो होता है वो, और विजावई भाषा मतलब विद्यापति की भाषा अर्थात मैथिली, इन दोनों को कभी भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक दूसरे एक जो हैं वो शिव की जटा पर चंद्र, छोटे बाल चंद्र है ना, वहाँ शोभ रहे हैं और वो अब बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। मतलब अगर कोई द्वितीया का चांद है तो वो पूर्णिमा ही तक पहुँचेगा ना। इसी तरह विद्यापति की भाषा नागर मुख शोभई, मतलब नागर हैं जो साधारण लोग हैं, उन्हीं लोगों के मुख से जब ये भाषा निकलेगी तो वो तो बहुत है, दो चार लोग के मुंह से नहीं निकलेगी, वो सभी नागर के मुख पर से निकलेगी, इसलिए उसकी वृद्धि होगी, वो घटेगा नहीं। ये विद्यापति का कथन है। तो ये कथन कहने वाले विद्यापति के जन्म की चर्चा मैं कर रही हूँ। कण कण में नवोन्मेष भरा था। बहुत दिनों के बाद खेत खलिहान का सौभाग्य सूर्य उदय होने को था। कई वर्षों के सूखे से जन जन त्रस्त था। पता नहीं क्यों वर्षों से आकाशीय मेघ रूठ गया था मानो। जबकि मिथिला में तो नदियों का जाल बिछाया, लेकिन सूखा जब जब पड़ जाता है तब कोई विशेष बात होती है। जैसे सूखा पड़ा था तब राजा जनक ने हल जोता और सीता का आविर्भाव हुआ। तो विद्यापति के जन्म का समय ज्येष्ठ मास है, तो उस मास में क्या हुआ होगा इसकी कल्पना करके मैंने ये लिखा। नदियों से सिंचित मिथिला भूमि में पेयजल का भी अकाल नहीं था, परंतु अनावृष्टि के कारण केबाल गाविस मिट्टी की धरती का हृदय फट गया था। बालुका राशि जिसे कौशिकी, कमला, करेह जैसी नदियां यत्र तत्र पसार कर छोड़ जाती हैं, वे सब सूख कर भुरभुरी हो गई थीं। रेगिस्तान की तरह दिखते बालुओं के विस्तार में कतरा का झाड़ कास और पटेर तक झुलस के रह गए थे। ये सब जो झाड़ है ना, वो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, हमेशा हरे हरे बने रहते हैं, वो भी झुलस गए थे।
प्रत्येक वर्ष पुरुष अपने नववर्ष जूड़ शीतल जो संक्रांति के दिन पड़ता, तालाब और कुएं की गहरी सफाई करते, जल स्रोत को सदा जगाए रखते। जल मनुष्यों के लिए जितना आवश्यक होता है, कुएं बावड़ी से उतना निकल आता। जलाशय ढोर डंगरों के लिए अति आवश्यक था, अनावृष्टि के दिनों से अधिक आवश्यक होता कुआं उड़ाही करना। स्त्रियां पानी बचाने की चेष्टा करती और इंद्र देवता से जल बरसाने की सुरीली विनती करती। गांव-गांव में रात्रि काल में स्त्रियां नाच गाकर इंद्र को रिझाने का स्वांग भरती। मेघ को बरसाने के लिए सहायक स्वरूप मेढक को कूट पीट कर विवाह के लिए तैयार करती। सूखे में मेढक मिलना दुष्कर था, पर बालक बालिका भी कम बीहड़ स्वभाव के न थे। बांस की झुरमुट से या कतरे की जड़ से मेढक मेढकी पकड़ ही लाते। ये मिथिला का एक रिवाज है जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों के सामने। अब के बीते बैसाख में इंद्र पूजा का रात्रिकालीन आयोजन शिव शंकरी बुआ के आंगन में हुआ था। पहले प्रत्येक वर्ष यह आयोजन उनके भाई गणपति ठाकुर के आंगन में होता था। भाभी गंगा को गाने बजाने का में बहुत मन लगता था। शिव शंकरी के जिम्मे बाहरी काम रहता, जैसे मेढक का जोड़ा पकड़वाना, मेढक के लिए हल्दी में रंगी धोती और मेढकी के लिए कुसुम रंग में रंगी साड़ी का प्रबंध करना, ओखल मुसल को धो पोंछ कर रंग रोगन करना और चावल के पीठे से अरिपन लिखना। गांव भर की स्त्रियां आंगन में जमा हो जाती। राज पंडितों का गांव था, वैसे सभी प्रकार के लोग गांव में थे। नाई, धोबी, काम करने वाले, भड़भूजे और हलवाई। मल्लाहों का तो पूरे का पूरा मोहल्ला था। गांव भर के परिवार की स्त्रियां पंडित गणपति ठाकुर के आंगन में नाचने, गाने, स्वांग भरने पहुंच गए। अब इधर द्विज स्त्रियां पंडित बनी मंत्र पढ़ती थी। ओखल मुसल के फेरे लिए जाते थे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मेढक मेढकी का विवाह किया जाता था। दोनों को लपेट कर ओखल में डाल प्रतीक रूप में मुसल चलाती ताकि वे टर्राएं। टर्राते मेढक का अर्थ था कि इंद्र प्रसन्न हुए, अब वर्षा जरूर देंगे। फिर किसी सूखी ताल तलैया में स्त्रियां उन्हें विसर्जित कराती थी। शिवशंकरी बुआ के आंगन में जमकर स्वांग हुआ, इंद्र की स्तुति हुई, जट जटनी का नृत्य हुआ, झिझिया का आयोजन हुआ। ये सब मिथिला के गीत हैं, नाट्य हैं। गणपति ठाकुर की बहू गंगा आई, बैठे बैठे मंत्र पढ़ा। गंगा का गला सूख रहा था। उन्होंने चुपचाप अपनी दासी से जल लाने को कहा। दासी ने जलपात्र हाथों में दिया। गंगा ने 2 घूंट भरे और फिर जलपात्र दासी के हाथों में पकड़ा दिया। मेढक मेढकी को यत्नपूर्वक लपेट कर ओखली में डाला गया। अचानक मेढक टर्रा रहा है। स्त्रियां एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगी। अजी ये क्या, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? तुम लोग चुप क्यों हो गई? हाथ क्यों थम गए? डालो ना मेढक को ओखल में। बुआ ने कहा। दीदी सुनो, देखो मेढक टर्रा रहा है। तू भी बावरी हुई है? कपिल का बेटा खब्बू भांति भांति के जीव जंतुओं की बोली जानता है, वही टर्रा रहा होगा। बुआ ने कहा। हाँ वो है तो बड़ा मखोलिया, वही होगा, स्त्री ने कहा। परंतु किसी स्त्री को इसका विश्वास नहीं हुआ। अरे विश्वास नहीं होता? भूल गई? रात बिरात नाम तो न लेना चाहिए, पर आस्तिक मुनि का स्मरण कर याद दिलाती हूँ। कैसा फुफकार छोड़ रहा था, मानो असली पनिया दराद हो। मेरी बहुरिया अचेत हो गई थी डर से। उसी के पलंग के नीचे बैठा था। शिवशंकरी ने कहा। हाँ बहिनी, वही लड़का होगा। चल मेढक उखल में डाल। अनुभव करो भौजी, इंद्र का आशीष, देवराज सरीखा पुत्र हो। आहा शीतल जल है, लाओ, मैं भीगना चाहती हूँ। बारिश शुरू हो गई थी। बूंदों की झड़ी मझोली बूंदियों में परिवर्तित हो गई। त्वरा के साथ वर्षा होने लगी। स्त्रियां इच्छा पूर्वक भीगने लगी। बहू तुम यहीं विश्राम करो, चारों तरफ धरती गीली है, कहीं रपट गई तो। दीदी प्यासी धरती, सारा जल क्षण भर में सूख गई, पैर कहाँ रपटेंगे। दासी के साथ चली जाऊंगी, 10 कदम भी तो नहीं चलने हैं।
देख लो या अपयश न देना। न आज तक दिया है क्या? कौन है? शिव शंकरी? माँ ने टोका। हाँ माँ, तुम जगी हो? अरे पहले तो तुम लोगों का गीतनाद सुन रही थी, फिर इंद्र की गर्जना सुनने लगी। अरे आज तो उत्सव का दिन है। कई वर्ष बाद पूजन के समय वर्षा हुई। कहाँ आई थी? तुम्हारी बहू को पहुँचाने आई थी माँ। देखो संपूर्ण सवाया बहू लौटा कर जा रही। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, सब मंगल हो। मैं जा रही हूँ माँ। जाओ बेटी। शिव शंकरी चली गई। क्या हुआ भौजी? इधर दाहिनी ओर से तीव्र दर्द उठा है। हाँ माँ। पैर सीधा करके लेटो। उसने सर के नीचे सब कुछ हटा दिया, पेट का जायजा लिया और कहा, भौजी लगता है बच्चा किसी कोने में समा गया है। मैं तेल से मालिश कर सीधा करती हूँ। सूर्योदय होने को था। दगड़ीन को बुलाने का समय आ गया। गंगा बहू का दर्द बढ़ता जा रहा था कि गणपति ठाकुर के घर से फूल की थाली बजने का स्वर आना प्रारंभ हो गया। फिर तो शंख और घड़ी घंटा तक बजने लगा। गांव में हर्ष की लहर छा गई। गणपति ठाकुर के घर पुत्र जन्म हुआ है। आह, तिथि अच्छी, समय अच्छा। वैशाख जेठ आषाढ़ बिताकर जैसे सावन में इंद्र की कृपा हुई, वैसे ही जगदत्त ठाकुर के घर पौत्र का जन्म हुआ। पंडित का घराना सब समझता है। यशस्वी बालक है, परमायु प्राप्त है, वंश बोध भी आगे बढ़ाएगा। कीर्ति यश की पताका दिग दिगंत तक यावत चंद्र दिवाकर फहराता रहेगा। ईश्वर की कृपा भी रहेगी, भक्ति भाव का प्राचुर्य होगा। वंश इस बालक को पाकर धन्य धन्य हुआ। ये विद्यापति के जन्म की कथा है। विद्यापति का जन्म जब हुआ था उस समय सूखा पड़ा था, लेकिन बारिश होते ही इधर बारिश हो रही थी, उधर उनका जन्म हुआ। ये एक सौभाग्य का समय होगा। मैंने कभी नहीं कहीं नहीं पढ़ा कि उनको किसी भी वक्त सूखा पड़ा था, ये मुझे नहीं मालूम। ये मैंने कल्पना ही की इस कारण कि मुझे मिथिला का वो रिवाज जो उस सदी में चल रहा था वो दिखाना था, जो आज तक भी थोड़ा बहुत चल रहा है, ये मुझे दिखाना था। इसीलिए जबकि उनके जन्म का वो समय ज़रूर है सावन, इसीलिए मैंने वो दिया। और ये सब शोध का विषय है कि ये चर्चा तो है कई जगह, बारिश जब जिस साल नहीं होता है और बारिश होने के समय ही कोई महान आत्मा का जन्म होता है। ये सिर्फ मिथिला में ही नहीं, कहीं भी। जैसे अपने तुलसीदास का जन्म भी सावन में ही हुआ था। यह है कि कोई कैसे पला, कोई कहाँ जन्म लिया। तो विद्यापति जिसको सिल्वर स्पून मुंह में लेके आने जन्म लेने की बात कही जाती है, तो वो सचमुच में सिल्वर स्पून लेके जन्म लिए थे। और मैंने एक लिखा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे उस एक लिखने से नहीं होगा। इस तरह बहुत लोग लिखें, अनेक भाषाओं में लिखें, तो उसको हम तभी हम समझेंगे कि विद्यापति के साथ न्याय हुआ। और मैं अब हो गया मेरा समय, और मैं समझती हूँ कि ये समाप्त करने का समय होना चाहिए।